हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधान स्टडी डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हाल ही में 2 वर्षों के लिए बढ़ाई गई समर्थ योजना किस क्षेत्र में कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करती है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, वस्त्र टेक्सटाइल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह कपड़ा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की एक प्रमुख योजना है। कपड़ा क्षेत्र के संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को छोड़कर युवाओं को कौशल प्रदान करना ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। इसके अगले चरण के लिए लगभग 495 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। यह योजना एक बड़ा हिस्सा महिलाओं को लाभान्वित करता है। लगभग 80% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं। इस प्रश्न से संबंधित पीवाईक्यू है, यूपीएससी एसएससी 2021 समर्थ योजना का संबंधित किस मंत्रालय से है? यह प्रश्न पूछा गया है। पीएससी जनरल अवेयरनेस भारत में कपड़ा क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पीएम मित्रा योजना का संबंध किससे है? यह प्रश्न पूछा गया था। बैंकिंग एग्जाम में भी प्रश्न पूछे गए हैं इस पैटर्न से संबंधित। सरकार ने हाल ही में समर्थ योजना की अवधि कितने वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 28वां सीएसपीओसी सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आयोजन की तिथि 26 जनवरी थी। मेजबान देश भारत लगभग 40 साल बाद। यह प्रतिभागी राष्ट्रमंडल देशों के संसद के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करना और विधायी कामकाज में पारदर्शिता लाना। सीएसपीओसी का महत्व, यह सम्मेलन स्वतंत्र और निष्पक्ष विधायी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इस प्रश्न से संबंधित पीवाईक्यू है, एसएससी रेलवे राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। यूपीएससी पीएससी में भी राष्ट्रमंडल का वर्तमान सचिव कौन है से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की किस कमान द्वारा हाल ही में संयुक्त सैन्य नागरिक अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसका नाम विजय प्रहार है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिणी कमान। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका उद्देश्य, अभ्यास का मुख्य उद्देश्य परमाणु, जैविक और रासायनिक एनबीसी खतरों के बीच सेना और वायुसेना के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था। इसकी विशेषता, इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास नागरिक और सहयोग पर जोर दिया गया ताकि आपातकालीन स्थिति में नागरिक और प्रशासन सेना मिलकर काम कर सके। इसकी तकनीकी, इसमें लड़ाकू विमानों, टैंकों और अत्याधुनिक आर्टिलरी गन्स का उपयोग किया गया। इसका स्थान राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। इस प्रश्न से संबंधित पीओक्यू है, एनडीए सीडीएस 2022 में प्रश्न पूछा गया, भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान का मुख्यालय कहां स्थित है? एसएससी जीडी सीपीओ में पूछा गया प्रश्न, भारत और फ्रांस के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? स्टेट पीएस में पूछे गए अभ्यास डेजर्ट नाइट किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के किस जिले में वर्ष 2026 में आयोजित आत्मनिर्भर हड़ोल महोत्सव का आयोजन किया गया था? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी, भावनगर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका उद्देश्य, इस महत्व का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल विजन को ग्राम स्तर पर साकार करना है। इसका हड़ोल मॉडल, हड़ोल गांव को गुजरात में एक आदर्श आत्मनिर्भर गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां अपशिष्ट प्रबंधन, सौर ऊर्जा और जैविक खेती पर जोर दिया जाता है। इसमें स्थानीय स्वयं सहायता समूहों एसएचजीएस द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। इसका महत्व, यह आयोजन दर्शाता है कि कैसे एक छोटा गांव तकनीकी और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सकता है। इस प्रश्न से संबंधित पीआईक्यू है, एसएससी आरबी में पूछा गया प्रश्न, रण उत्सव का आयोजन गुजरात के किस जिले में किया जाता है? जीपीएससी स्टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव मोढेरा किस जिले में है?
जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के किस जिले में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी 16 जनवरी को। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 16 जनवरी को ही, क्योंकि इसी दिन 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की गई थी। स्टार्टअप को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाना और नवाचार को देश के दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाना स्टार्टअप इंडिया का पहल। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन पर GPIIT द्वारा संचालित है। यूनिकॉर्न भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जो $1 बिलियन से अधिक मूल्यांकन वाले स्टार्टअप को यूनिकॉर्न कहा जाता है। इस प्रश्न से संबंधित PYQ है, SSC CGL CHSL 2022 में पूछा गया प्रश्न, प्रधानमंत्री ने किस वर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया? UPSC स्टेट PSC स्टार्टअप इंडिया योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? बैंकिंग एग्जाम में पूछा गया, एक स्टार्टअप को यूनिकॉर्न का दर्जा कब मिलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में ग्लोबल स्पाइस ट्रेड के भविष्य विषय पर आयोजित होने वाला अंतरराष्ट्रीय स्पाइस सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका थीम है ग्लोबल स्पाइस ट्रेड के भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना। सम्मेलन मुख्य रूप से ऑल इंडिया स्पाइसेस एक्टिविज्म कारपोरेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य मसाला उद्योग के समक्ष आने वाली चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला पर चर्चा करना और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना। भारत दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। वैश्विक मसाला व्यापार में भारत की हिस्सेदारी काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न से संबंधित PYQ है, SSC रेलवे में पूछा गया, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? UPSC स्टेट PCS में भी पूछा गया प्रश्न, मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जनरल अवेयरनेस का प्रश्न है, भारत के किस राज्य को मसालों का कटोरा या स्पाइस गार्डन कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह WWF वर्ल्ड टूर सुपर 750 श्रेणी का टूर्नामेंट है, जो इस दुनिया के शीर्ष बैडमिंटन आयोजनों में से एक बनाता है। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI द्वारा विश्व बैडमिंटन संघ BWF के सहयोग से इसका आयोजन होता है। इसे अक्सर योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन के नाम से जाना जाता है। इस टूर्नामेंट के अंक खिलाड़ियों की वैश्विक रैंकिंग और ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस प्रश्न से संबंधित PYQ है, SSC CGL 2023 में पूछा गया प्रश्न, इंडियन ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? UPSC स्टेट PCS में पूछा गया प्रश्न, थॉमस कप और कुबेर कप का संबंध किस खेल से है? जनरल अवेयरनेस का प्रश्न है, भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब जीता था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाने वाला मकर विलक्कू महोत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी केरला। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका स्थान, यह उत्सव केरल के पत्तनमथिट्टा जिले में प्रसिद्ध भगवान अयप्पा के मंदिर में आयोजित होता है। मकर ज्योति इस दिन शाम को पहाड़ी की चोटी पोन्नम लंबेडु पर एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, जिसे मकर ज्योति कहा जाता है। भक्त इसके दर्शन को अत्यंत शुभ मानते हैं। तिरुवाभरणम भगवान अयप्पा के शाही आभूषणों को पंडलम महल से एक भव्य जुलूस के रूप में मंदिर लाया जाता है। इसका सांस्कृतिक महत्व है। यह त्योहार मंडल मकर विलक्कू तीर्थ यात्रा के समापन का प्रतीक है, जो लगभग 41 दिनों तक चलती है। इस प्रश्न से संबंधित PYQ है, UPSC स्टेट PCS में पूछा गया, सबरीमाला मंदिर किस टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित है? SSC CGL 2021 में पूछा गया प्रश्न, भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? RRB बैंकिंग मकर विलक्कू उत्सव किस हिंदू त्योहार के साथ मेल खाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी मार्च 2026 में संन्यास की घोषणा करने वाली एलिसा हिली किस खेल से जुड़ी हैं? इस प्रश्न का जवाब है
ऑप्शन बी क्रिकेट से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एलिसा हेली ऑस्ट्रेलिया से संबंधित रखती है। इनकी भूमिका विकेट कीपर और सलामी बल्लेबाजी के रूप में होता है। उपलब्धियां इनकी रही है, वह कई आईसीसी महिला टी20 विश्व कप और वनडे विश्व कप विजेता टीमों का हिस्सा रही है। एलिसा हेली की नाम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी पुरुष या महिला द्वारा फाइनल में सबसे तेज अर्धशतक और कई अन्य विकेट कीपिंग रिकॉर्ड दर्ज है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस प्रश्न से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल जीडी में पूछा गया प्रश्न, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एलिसा हेली का संबंध किस खेल से है। यूपीएससी स्टेट पीसीएस में पूछा गया प्रश्न, मिथाली राज जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया किस खेल की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी थी। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न, एलिसा हेली किस देश की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की कप्तान रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली क्रोनिक किडनी डिजीज सीकेडी रजिस्ट्री शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है। इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन डी, ओडिशा ने। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका उद्देश्य किडनी के मरीजों का एक विस्तृत डेटाबेस तैयार करना ताकि बीमारी के प्रसार के कारणों को समझा जा सके और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा सके। इसका महत्व है, ओडिशा का कुछ क्षेत्र जैसे कटक और अंगुल किडनी की बीमारियों के प्रति अति संवेदनशील माना जाता है। यह रजिस्ट्री प्रिसीजन मेडिसिन और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर रोकथाम में मदद करेगी। कार्यप्रणाली, इसमें मरीजों के डायलिसिस डेटा, प्रत्यारोपण के विकिरण और शुरुआती लक्षणों को डिजिटल रूप से ट्रैक किया जाएगा। इस प्रश्न से संबंधित पीवाईक्यू है। यूपीएससी स्टेट पीसीएस में पूछा गया प्रश्न, भारत का पहला राइट टू हेल्थ कानून लाने वाला राज्य कौन सा है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न, आयुष्मान भारत योजना पीएमजेएवाई की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। जनरल अवेयरनेस का प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बामनवास कंकर को किस राज्य की पहली जैविक पंचायत के रूप में घोषित किया गया। इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका महत्व, इस पंचायत के सभी किसानों ने रसायनों और कीटनाशकों का त्याग कर पूरी तरह से जैविक खेती को अपनाया है। इस पंचायत को जैविक खेती के लिए आवश्यक आधिकारिक प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है, जिससे यहाँ के उत्पादों की मांग और मूल्य में वृद्धि होगी। यह पहल प्रधानमंत्री के परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY और राजस्थान सरकार की जैविक खेती को प्रोत्साहन नीति का हिस्सा है। जैविक पंचायत बनने से मिट्टी की उर्वरता में सुधार, भूजल के संरक्षण और स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव आएगा। इस प्रश्न से संबंधित पीवाईक्यू है। यूपीएससी एसएससी का प्रश्न है, दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य कौन सा है। स्टेट पीएससी में पूछा गया प्रश्न, राजस्थान का पहला जैविक जिला किसे घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेदभाव के आरोप लगाते हुए हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की 7 एजेंसियों से अलग होने का निर्णय लिया है। इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी, इजराइल। इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इजराइल ने तर्क दिया है कि संयुक्त राष्ट्र की ये एजेंसियां जैसे UNRWA और अन्य इजराइल विशेषी विरोधी एजेंडा चला रही है और संघर्ष के दौरान एक तरफा रुख अपना रही है। UNRWA विवाद, सबसे प्रमुख विवाद UNRWA यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को लेकर है, जिस पर इजराइल ने हमास के साथ संबंधों का आरोप लगाया है। इस निर्णय से इजराइल और संयुक्त राष्ट्र के बीच कूटनीतिक संबंधों में भारी गिरावट आई है। इससे गाजा और अन्य क्षेत्रों में मानवीय सहायता कार्यों पर भी असर पड़ने की संभावना है। इजराइल पहले भी यूनेस्को जैसी एजेंसियों से अलग हो चुका है, 2019 में अमेरिका के साथ। इस प्रश्न से संबंधित पीवाईक्यू है। यूपीएससी स्टेट पीएससी में पूछा गया प्रश्न, UNRWA का मुख्य कार्य क्या है और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न, वर्ष 2019 में किन 2 देशों ने आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 वर्ष की आयु में निधन होने वाले यूली केस्टेहोल्ज किस खेल से जुड़े हुए थे। इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, स्नोबोर्डिंग। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्होंने 1998 के नागानो शीतकालीन ओलंपिक में स्नोबोर्डिंग में कांस्य पदक
जीता था। यह स्नोबोर्डिंग का ओलंपिक में पहला आधिकारिक वर्ष था। वे 2 बार के यक्स गेम्स चैंपियनशिप भी 2003 और 2004 में बोर्ड क्रॉस इवेंट में जीते थे। इस प्रश्न से संबंधित पीवाईक्यू है। एसएससी आरआरबी शीत में पूछा गया प्रश्न, शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने पवन कल्याण वर्तमान में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह सम्मान जापान की मार्शल आर्ट्स परंपरा से संबंधित है, जो उन्हें उनकी लंबे समय की मार्शल आर्ट्स साधना और इस क्षेत्र के उनके योगदान के लिए दिया जाता है। मार्शल आर्ट्स पृष्ठभूमि, पवन कल्याण स्वयं ब्लैक बेल्ट धारक है और फिल्मों में आने से पहले ही मार्शल आर्ट्स के अभ्यास कर रहे हैं। राजनीतिक पद, वे आंध्र प्रदेश की जनसेना पार्टी जेएसपी के संस्थापक है और वर्तमान में राज्य सरकार में उप मुख्यमंत्री के साथ पंचायत राज, ग्रामीण विकास और पर्यावरण जैसे विभागों को संभाल रहे हैं। वे इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय बनकर वैश्विक स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। इस प्रश्न से संबंधित पीवाईक्यू है। यूपीएससी स्टेट पीएससी में पूछा गया प्रश्न, मार्शल आर्ट्स की कलारीपयट्टू शैली मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? एसएससी सीजन 2022 में पूछा गया प्रश्न, कौन सा भारतीय अभिनेता कराटे में ब्लैक बेल्ट प्राप्त करने वाले शुरुआती कलाकारों में से एक था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पर्वतारोही अरित्रा राय द्वारा हाल ही में सफलतापूर्वक आरोहित माउंट एकानगुआ किस देश में स्थित है? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी, अर्जेंटीना। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह अर्जेंटीना में मेंडोजा प्रांत में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 6,991 मीटर 22,887 फीट है। इसका महत्व एशिया के बाहर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और 7 समिट्स 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। पर्वत श्रृंखला, यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज का हिस्सा है। इसकी विशेषता सेंटिनल ऑफ स्टोन के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रश्न से संबंधित पीवाईक्यू है। एसएससी रेलवे में पूछा गया प्रश्न, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यूपीएससी स्टेट पीएससी में पूछा गया प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जनरल अवेयरनेस का प्रश्न है, माउंट किलिमंजारो जो 7 समिट्स में से एक है, किस महाद्वीप में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन शुरू करने की पहल निम्न में से किस बैंक द्वारा की गई? इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। इस प्रश्न को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में निर्बाध बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, जहां बिजली की आपूर्ति एक चुनौती हो सकती है। इस वैन की छत पर सौर पैनल लगे हैं जो एटीएम मशीन, लाइट और अन्य उपकरणों के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसका वित्तीय समावेशन है। वैन उन क्षेत्रों में बैंक ऑफ फील्ड्स के रूप में कार्य करती है जहां बैंक की स्थायी शाखाएं नहीं है। सहयोग, इस परियोजना को अक्सर नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से बढ़ावा दिया जाता है ताकि ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता और बैंकिंग पहुंच बढ़ाई जा सके। इस प्रश्न से संबंधित पीवाईक्यू है। आईबीपीएस आरआरबी पीओ में पूछा गया प्रश्न, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी कौन सा था? एसएससी सीजन में पूछा गया प्रश्न, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबीएस का स्वामित्व किसके पास होता है? तो डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।